कल हमने जैव प्रक्रम को स्टार्ट कर लिया था, अपना 6 चैप्टर। उसके अंदर हमने कौन कौन से प्रक्रम मेन होते हैं, मुख्य प्रक्रम कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। 4 तरीके के प्रक्रम होते हैं। सबसे पहला प्रक्रम था पोषण, उसके बाद था शोषण, उसके बाद था वहन या परिवहन, और उसके बाद उत्सर्जन। ये चारों प्रक्रम किसी भी जीवित प्राणी के लिए, जिंदा रहने के लिए ये 4 प्रक्रम जरूरी है। और इसीलिए सभी जीवित प्राणियों के जिंदा रहने के लिए प्रक्रम ये जरूरी हैं, इसीलिए इनको कहा गया है जैव प्रक्रम। ठीक है, चलो अब हमें पहला प्रक्रम पोषण, जो जैव प्रक्रम का सबसे पहला हिस्सा है वो करना है। पोषण के अंदर वैसे तो हम कल कर ही चुके थे। पोषण क्या होता है, तो कोई भी जिंदा इंसान, प्राणी या पौधा अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपने जिंदा रखने के लिए बाहर से जो ऊर्जा लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, तो वो भोजन की फॉर्म में लेता है। ठीक है, भोजन ग्रहण करता है, उसी के साथ वो अंदर ऊर्जा लेता है। ठीक है, वो कैसे उस भोजन को लेगा और अंदर उस भोजन के साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, वही सारी चीज़ें हम पोषण के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण हमने कल पढ़ लिया था, 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब पहला जो पार्ट था स्वपोषी पोषण, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण मुख्यतः ये पादपों में ही होता है। ठीक है, या तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है समझाइए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि पादपों में पोषण के प्रक्रम को समझाइए। ठीक है, 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी कैसे पूछा जाए वो आप खुद एडजस्ट कर लेना। लेकिन जो स्वपोषी पोषण है उसका हमें एक चीज़ पक्का पता है कि जो कोशिका है या जो प्राणी है वो क्या करेगा, सरल पदार्थों को बाहर से लेगा। ठीक है, अपने अंदर लेके जाएगा और फिर किसी मशीन के द्वारा, उसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, जो उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है, उसके द्वारा वो जटिल पदार्थों में अपने आप बना लेगा। ये हमने कल कर लिया था, यानी सरल से जटिल पदार्थों में वो खुद बनाता है और इसी वजह से वो स्वपोषी पोषण था। ठीक है, आज हम करने वाले कि वो ऐसे कैसे बना लेता है उन जटिल पदार्थों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना होगा कि ये सरल पदार्थ कौन से होते हैं। तो सरल पदार्थ वो पदार्थ जो कोशिका के लिए, आपको पता है सारे जीवित प्राणी हैं वो कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो कैसा भी हो, पौधा हो, चाहे हम हो, चाहे जानवर हो, कोई भी जीवित प्राणी किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका के। और कोशिका के लिए वो पदार्थ जटिल पदार्थ कहलाएंगे जिनको कोशिका सीधा नहीं ले सकती। ठीक है ना, अपने अंदर, क्लियर है। और जिनको कोशिका अपने अंदर ले सकती है बिना कुछ किए हुए, बिना उनमें तोड़ मरोड़ किए हुए, वो हो गए सरल पदार्थ। ठीक है, तो कोशिका पानी को अपने अंदर लेके जा सकती है, इसलिए पानी कोशिका के लिए हुआ सरल पदार्थ। कोशिका कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, मेन रूप से यही 2 गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनको अपने अंदर और बाहर ले सकती है, इसलिए ये भी उसके लिए क्या हुए, सरल पदार्थ। ऐसे ही कोशिका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज, ठीक है, उस ग्लूकोज को अंदर ले जा सकती है या उसे बाहर जाने दे सकती है, इसलिए ग्लूकोज भी उसके लिए क्या हुआ, सरल पदार्थ। ठीक है, तो सरल पदार्थ सबके लिए क्लियर हुआ। अब जटिल पदार्थ क्या होते हैं, तो जटिल पदार्थ के अंदर जैसे कि पानी अगर दूध के अंदर मिला हुआ है या किसी और पदार्थ के अंदर मिला हुआ है, तो पानी सीधा सिंपल तो नहीं है, उसे पहले अलग करना पड़ेगा अगर कोशिका को तो लेना है तो। ऐसे ही अगर ग्लूकोज, वैसे ग्लूकोज है ना वो शर्करा या मंड के रूप में, एक शब्द आता है मंड, इसके रूप में होता है जो ग्लूकोज होता है। तो यहाँ से ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए इस मंड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हुआ जटिल पदार्थ, और इससे सरल पदार्थ कौन सा होगा, जो ग्लूकोज बनेगा वो। क्लियर है ना, ये सरल और जटिल सबके लिए क्लियर हुआ। तो अब इसके अंदर क्या होगा स्वपोषी पोषण में, कि जो भी मेन रूप से पादपों में होता है या पौधों में होता है, तो पौधे क्या करते हैं, सरल पदार्थों को बाहर से लेते हैं। ठीक है, अब उन सरल पदार्थों में मुख्य रूप से क्या लेते हैं, तो 2 चीज़ें लेते हैं पौधे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सरल पदार्थों को वो अपने अंदर लेके जाते हैं बाहर से। क्लियर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से सीधी चली जाती है उसके अंदर, वहाँ से, क्योंकि वायुमंडल में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ पानी, तो पानी वो कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से। ठीक है ना, जड़ के द्वारा ज़मीन से लेते हैं, पानी उन्होंने लिया ज़मीन से।
कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ली वायु से डायरेक्ट, ठीक है। वो भी हम अभी देखने वाले हैं कि क्या ऐसा सिस्टम है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कहाँ से वो पानी कैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेते क्या है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये उन्होंने बाहर से ले ली, ठीक है। लेकिन ये तो बाहर से कोई भी ले सकता है, हम भी तो ले सकते हैं, ठीक है ना। पानी भी हम पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो नहीं बनता। तो अब ये दोनों लेने के बाद पौधे के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो इन दोनों से एक जटिल पदार्थ बना देती है। तो पौधों के अंदर एक चीज़ होती है क्लोरोफिल। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ जो मुख्य रूप से हरित लवक में पाया जाता है, या इसी का नाम एक और है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल जैसे ही सूरज की रोशनी या प्रकाश पौधे के ऊपर, अब ये ज़रूरी नहीं है पत्तियों के अंदर ही हो, ये तने के अंदर भी हो सकता है, टहनियों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। जड़ के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जड़ तो ज़मीन के अंदर होती है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल होने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम ये है कि जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश गिरे, ठीक है, पौधे के ऊपर, तो ये क्लोरोफिल उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। ये काम हुआ क्लोरोफिल का। क्या काम हुआ? प्रकाश को अवशोषित करने का, ठीक है। अब उस प्रकाश का ये क्लोरोफिल करेगा क्या, तो उस प्रकाश को ये क्लोरोफिल, प्रकाश है तो प्रकाश के अंदर ऊर्जा भी होगी। ऊर्जा कैसे होगी? क्योंकि आपको पता है अगर आप भी 5 मिनट धूप में खड़े रहोगे तो आपको भी गर्मी सी महसूस होगी, वही गर्मी होती है ऊर्जा जो प्रकाश के अंदर होती है। वही गर्मी ये क्लोरोफिल सोख लेता है या ऊर्जा सोख लेता है। अब उस ऊर्जा का ये प्रयोग कहाँ करता है, तो उस ऊर्जा का प्रयोग ये जो पानी है, पानी के अंदर क्या होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्लोरोफिल उस ऊर्जा को सोख कर इस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको तोड़ने का काम करता है, यानी कि पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल देता है। क्लियर है? अब क्लोरोफिल ने क्या किया, ऊर्जा अवशोषित की और इस पानी का अपघटन कर दिया। तोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, अपघटन। क्लियर है? अब यहाँ से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली वो हाइड्रोजन जाके इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फिर बाहर निकलता है, और किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। क्लियर है? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है कब, जब ये पानी टूटकर यहाँ से हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़ती है। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी तो अपचयन ही होता है, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या क्या 3 मेन प्रक्रम हुए। सबसे पहले पौधों ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वो उनके अंदर चली गई। फिर सूर्य से प्रकाश की किरणें उसके ऊपर गिरी, किसके ऊपर, पौधे के ऊपर, ठीक है। फिर पौधे के अंदर ये क्लोरोफिल था, उसने वो सूर्य का प्रकाश है वो अवशोषित कर लिया, ठीक है। अब वो अवशोषित करने के बाद उसने क्या किया, उस एनर्जी का जो उसने अवशोषित किया था वो इस पानी को अपघटित करता है उससे, ठीक है। और यहाँ से अपघटित होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो जो हाइड्रोजन निकली थी वो जाके इस कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ गई, ठीक है। और यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने के बाद जो पदार्थ हमारे पास बनता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया, ठीक है। अब सीधा से उससे कुछ बनने वाला है नहीं, तो मेन गेम किसका है, इस क्लोरोफिल का। ये क्या करता है, ये प्रकाश को लेता है। अब यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है कि बिना प्रकाश के क्या पौधे अपना खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, चाहे उसके पास क्लोरोफिल कितना ही भरा हुआ हो। प्रकाश हो लेकिन क्लोरोफिल ना हो तो क्या पौधे खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। क्लोरोफिल उस ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर कहाँ उसका प्रयोग करता है, तो इस पानी को अपघटित करने में या तोड़ने में, ठीक है। पानी को तोड़ेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी, उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन
इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगी, अपचयन करेगी, और अपचयन करके ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन है वो तो किस में यूज हो गई, इसके अपचयन में, लेकिन यहाँ से 2 निकली थी हाइड्रोजन तो इसके अपचयन में यूज हो गई। एक और कौन बच गई, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहाँ पे साथ में निकल जाएगी। ठीक है, और यही ऑक्सीजन हम कहते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वो ये वाली ऑक्सीजन है। क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि पौधे हमें ऑक्सीजन कब देते हैं, रात को, दिन को, दिन को, क्यों? हाँ, क्योंकि रात को तो उनके अंदर ये क्लोरोफिल और रासायनिक पदार्थ और ये ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रात को प्रकाश नहीं होता, प्रकाश दिन में ही होता है। और तो इसका मतलब ये हो कि पौधे सिर्फ दिन में ही खाना बनाते हैं और पौधे सिर्फ दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आपके दिमाग में फितूर बड़ा हो सकता है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये होता है कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो बस लगातार देते ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पौधे सिर्फ जब अपना भोजन बना रहे होते हैं तब ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है ना। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं फिर कि ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये ऑक्सीजन जब बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। ठीक है, इसलिए वो रात तक भी चलती रहती है और आराम से हमारे काम आती है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो इसको? अभी हम इसका संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि ऑक्सीजन के एक साथ एक ही बार अभिक्रिया होने में लगभग 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। क्लियर है ना। लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल कि ये, और इसकी एक और अभिक्रिया भी हम पढ़ेंगे जब हम श्वसन प्रक्रम पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि श्वसन प्रक्रम चाहे वो पौधों के अंदर हो चाहे हमारे अंदर हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। ठीक है ना। तो इस बात के साथ भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोच रहे हो कि पौधे सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। कब छोड़ेंगे वो, जब अपना श्वसन प्रक्रम कर रहे होते हैं। क्लियर है ना। वो जब हम श्वसन प्रक्रम पढ़ेंगे तब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। लेकिन फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वपोषी पोषण जब होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। और इस पूरी रिएक्शन को, जो पानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिला, क्लोरोफिल के साथ मिला, और इससे जो बनता है क्लोरोफिल और साथ में प्रकाश, ये दोनों जब मिलते हैं किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। ये वाली जो अभिक्रिया है इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है ना। और ये ऐसी अभिक्रिया दुनिया में सबसे विरली या सबसे अलग या सबसे यूनिक अभिक्रिया, ऐसी और कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है ना। क्लियर हुआ सबको? अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 चीज़ें और हम कर लेते हैं कि पानी और CO2 लेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल हमने पता कर लिया कि ये कहाँ पे होता है, प्रकाश भी हमने पता कर लिया कि दिन में आएगा और उससे बनेगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे आगे कि पानी है वो पौधे कैसे और कहाँ से लेते हैं और कहाँ उसको छोड़ते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि पौधे पानी लेते कहाँ हैं, कहाँ से हैं, तो वो अपने जड़ों से लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी पौधे के तने के ऊपर पानी डालते रहोगे उसको पानी नहीं मिलेगा या वो सूख जाएगा। आप डेली एक काम करना, एक पौधा लेना, छोटा सा पौधा, और उसके तने के ऊपर थोड़ी सी बूंदे ऐसे डाल देना। क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं, उसकी जड़ में पानी डालना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है कि पौधे पानी कहाँ से लेंगे, जड़ों से। ठीक है, और जड़ों से पानी लेने के साथ साथ वो कुछ और चीज़ें भी लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो उसे चाहिए होते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ चाहिए होते हैं, तो प्रोटीन बनाने में चाहिए होते हैं। हम आगे देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो अमीनो अम्ल में जुड़े होते हैं, और अमीनो अम्ल है वही प्रोटीन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यूज़ जो पौधे हैं वो प्रोटीन बनाने में मुख्यतः करते हैं। क्लियर है, लेकिन वो पानी के साथ घुल के और साथ में आ जाते हैं। क्लियर है ना। लेकिन मेन जो है ग्लूकोज जब बनता है तो पानी उन्होंने ज़मीन से ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इस पे बात आती है कि CO2 वो कैसे लेते हैं। तो CO2 लेने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है अपनी पत्तियों की। क्लियर है, पत्तियों के अंदर क्या होता है, तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे ऐसे छिद्र से बने होते हैं। और अगर मैं ये बनाऊं, ऐसे आपकी बुक के अंदर भी कुछ डिज़ाइन सा बना होगा।
ये पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, क्लियर है, और इन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र, ठीक है। अब यहाँ ये रंध्र क्या काम करते हैं, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस कौन सी भी हो, दोनों को अंदर या बाहर जाने के लिए इन रंध्रों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कहाँ से लेते और छोड़ते हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र जिन्हें हम कहते हैं रंध्र, क्लियर है। अब ये रंध्र अगर हमेशा खुले रहेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी भी निकलता रहता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, क्लियर है। ये वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, इन रंध्र के द्वारा। तो पौधे इसको फिर एक तरीके से ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी या ऑक्सीजन को निकालना या कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं होती, तब ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो छिद्र है ना, इसको बंद कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ जो ये वाली जो होती है ना, इनको बोलते हैं द्वारक कोशिकाएं, द्वारक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, इन कोशिकाओं का काम होता है रंध्र को बंद करना और खोलना, क्लियर है। अब बंद कैसे करते हैं, तो ये बंद जो पानी इनसे निकल रहा होता है ना, वो पानी इन द्वारक कोशिकाओं के अंदर भर जाता है, और जैसे इनके अंदर कोशिका के अंदर पानी भरा, ये फूल जाती है और फूलते ही ये वाला छिद्र बंद हो गया। अब आप बताओ इनके अंदर पानी कब भरेगा, रात को, तो ये बंद हो जाती है, क्लियर है। जैसे ही सुबह हुआ, ये थोड़ा सा इनके अंदर से पानी निकला, ये फिर से खुल गई, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी शुरू हो गई, फिर से इन्होंने भोजन बनाना शुरू कर दिया, क्लियर है, और ऑक्सीजन बाहर आनी शुरू हो गई, क्लियर हुआ ये। तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और अंदर से कौन आता है, ऑक्सीजन, क्लियर है। तो ये एक और नई चीज़ हमने सीखी कि पानी है वो पौधे जड़ों से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, पत्तियों से, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र वहाँ से अंदर लेते हैं, क्लियर है। ये दोनों चीज़ क्लियर रहेगी सबको, ये कैसे लेते हैं। इसके बाद ये ग्लूकोज, इसका क्या होता है कि पौधे ने जितनी उसको ज़रूरत होती है उतना ही बनाता है कि ज़्यादा बनाता है कि क्या करता है उसका। तो पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं और जो क्लोरोफिल का काम है ना, अगर क्लोरोफिल को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते रहेंगे तो वो अपना भोजन बनाता रहेगा, ठीक है, और वो भोजन ग्लूकोज है। अब पौधे को ज़रूरी थोड़ी है सारी ग्लूकोज की ज़रूरत ही हो, जितनी ज़रूरत होती है उतनी तो वो इस्तेमाल कर लेता है अपने में, लेकिन बाकी का ग्लूकोज का क्या होता है, तो बाकी का ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होना चाहिए। अपना ग्लूकोज है वो बनाते रहते हैं और फिर एक जगह उसको स्टोर भी करते हैं। जब पौधे इस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इस ग्लूकोज का एक और नया पदार्थ वो बनाते हैं जिसका नाम है मंड। क्या नाम है, मंड, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये ग्लूकोज जटिल पदार्थ है कि सरल पदार्थ है? ग्लूकोज सरल पदार्थ है, ठीक है, लेकिन इस ग्लूकोज को जब वो स्टोर करते हैं तो इस ग्लूकोज का वो क्या बनाते हैं, मंड, ठीक है। वो मंड है ना वो जटिल पदार्थ है, क्लियर है। तो पौधे जब स्टोर करते हैं ग्लूकोज को तो कैसे स्टोर करते हैं, या यूं कहें कि पौधे अपने भोजन को कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो किस फॉर्म में, मंड के रूप में, ठीक है ना। और आगे जब हम अपना, ये तो हम कर रहे हैं पादपों में पोषण, जब हम मनुष्य में पोषण करेंगे तब हम देखेंगे तो हम जो खाना खाते हैं तो हम क्या ग्लूकोज खाएंगे कि मंड खाएंगे, हम पौधे के द्वारा बनाया हुआ भोजन खाते हैं, इतना तो क्लियर है सबको, ठीक है। लेकिन पौधे के द्वारा जो बनाया हुआ भोजन है वो ग्लूकोज हम खाते हैं कि मंड खाते हैं, मंड खाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो जितना उसको प्रयोग करना होता कर लेता है और बाकी जो स्टोर करता है ना वो हमें मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि गेहूं के जो दाने हैं वो पौधे के द्वारा स्टोर किया हुआ भोजन है, क्लियर है ना। वो स्टोर तो उसने अपने लिए किया था लेकिन हम काट लेते हैं और हम खा लेते हैं, क्लियर है ना। इतनी चीज़ क्लियर है सबको, हाँ। तो पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, मंड के रूप में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये है पादपों के अंदर पोषण, क्लियर है। कैसे उसने खाना बनाया, कहाँ उसने स्टोर किया, क्या क्या चीज़ें उसने ली, ठीक है। इसको हम एक एक करके सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। लेंथी वाला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पादपों में स्वपोषी पोषण किस प्रकार होता है समझाइए। इसी को दूसरे कैसे पूछा जा सकता है कि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है समझाइए, क्योंकि स्वपोषी पोषण का दूसरा नाम प्रकाश संश्लेषण भी है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एक और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि स्वपोषी पोषण को समझाइए, तो स्वपोषी पोषण मतलब पादपों में पोषण,
क्लियर है? हाँ, ये पूरा मैंने लिखा है, इसको हम एक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इतना लिखने के बाद अगर आपने वो अभिक्रिया लिख दी ना, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर 4 नंबर देगा आपको, ठीक है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी है, सबको पता है। आगे 6 और 12 ज़रूर लगा लेना, ठीक है ना, क्योंकि इतने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 पानी के अणु मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी ये अभिक्रिया होगी। क्लोरोफिल ज़रूरी होगा, प्रकाश भी ज़रूरी होगा। उसके बाद ये जो है इसका नाम है ग्लूकोज, तो इसके नीचे लिख लेना ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन और पानी निकल जाएगा। ये है पादपों में स्वपोषी पोषण किस प्रकार होता है, कर लिया एक के अंदर। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सा, वो ये कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन का सबको मतलब पता है ना, वो वाले परिवर्तन जब 2 पदार्थ आपस में मिले और उनसे नया पदार्थ बन जाए, ठीक है। या यूं पूछ लिया जाए कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो एक परिवर्तन तो ये होता है क्या, पानी का टूटना। तोड़ता कौन है, क्लोरोफिल। एक तो ये परिवर्तन होता है। दूसरा, क्लोरोफिल क्या सीधा ही तोड़ देगा, नहीं, वो सूर्य से प्रकाश लेगा और फिर उसको तोड़ने में यूज करेगा, ठीक है ना। तो एक तो परिवर्तन ये हो गया कि क्लोरोफिल है वो प्रकाश को लेगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉरी पानी है, उसको तोड़ देगा। किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक तो ये परिवर्तन हुआ। फिर दूसरा परिवर्तन ये होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो किसका अपचयन करती है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। उसका अपचयन करके और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये 2 परिवर्तन सबको समझ में आए, बस ये इसके अंदर लिखना है। इसके बाद हमने क्या किया था कि पौधे पानी कहाँ से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्चे पदार्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं। कच्चे पदार्थ का मतलब समझते हो, सरल पदार्थ। 1 मिनट के लिए, कच्चे पदार्थ किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। ये सोशल स्टडी के अंदर शायद बहुत आता होगा, आता है ना। कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल, ठीक है। वो कच्चा माल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें चाहे कोई भी हो, मतलब वो वाले पदार्थ जो हम प्रयोग करते हैं कोई नया पदार्थ बनाने में, उन सबको हम क्या कहते हैं, कच्चा पदार्थ। जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए नमक इस्तेमाल करते हो, आटा इस्तेमाल करते हो, पानी इस्तेमाल करते हो। इन तीनों के बिना तो रोटी बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती ना। तो ये तीनों आपके लिए क्या हुए, कच्चा माल। और किस चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल हुए, रोटी बनाने के। क्लियर है ना। पे इस क्वेश्चन के ऊपर आओ। अब हमें देखो, प्रकाश संश्लेषण से नया पदार्थ क्या बनता है, क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो नया पदार्थ बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो हमारे नए पदार्थ जो हमने बनाए या प्रकाश संश्लेषण में जो बने वो वाले हैं। लेकिन जो इसको बनाने में प्रयोग हुए वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है ना। यही 2 हुए। क्लोरोफिल का कच्चा माल होगा, वो बनाने में प्रयोग नहीं हुआ। क्लोरोफिल तो अलग से अपना था, उसने काम कर दिया, ठीक है। उसने क्या काम किया, उसने प्रकाश को लिया और उसका प्रयोग किस में कर दिया, पानी को अपघटन करने में। क्लोरोफिल उस अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेता, ठीक है ना। अच्छा, एक नई चीज़, जो अभिक्रिया के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते, बस उसको साइड में खड़े होकर उसको संचालित करते हैं, उसको चलाते हैं, उस अभिक्रिया को थोड़ा सा तेज कर देते हैं या कम कर देते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं ना, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को, यानी कि कोई पदार्थ है वो एक बार अगर उसके अंदर हमने वो उत्प्रेरक नहीं डाला है तो वो अभिक्रिया 5 घंटे में होगी, और अगर हमने वो उत्प्रेरक डाल दिया है तो वो अभिक्रिया हो सकता है 5 मिनट में ही हो जाए। तो उत्प्रेरक ने उस अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लिया, उसने क्या किया, उस अभिक्रिया को होने की दर को बढ़ा दिया, ठीक है ना। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक।
ये जो क्लोरोफिल है ये भी यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि ये बस पानी, वो जो प्रकाश है उसको अवशोषित करके और पानी को अपघटन का काम करता है और फिर वहाँ से निकल लेता है। ठीक है ना, अपना काम किया और वहाँ से साइड हट गया। क्लियर है? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। ये कच्चा माल नहीं है। क्लियर? कच्चा माल तो वो होगा जो बनाने में उपयोग होगा। तो उपयोग कौन हुआ? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है ये सबको? एक क्वेश्चन वो उत्प्रेरक वाला भी लिख लेते हैं। पानी पौधों को जड़ों से मिलता है तथा CO2 को वातावरण से पत्तियों में बने छोटे छोटे छिद्रों से लेते हैं। क्लियर है? करना, इकट्ठा करना। अत्यधिक भोजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अत्यधिक भोजन यानी कि ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा बन जाए तो कैसे वो स्टोर करते हैं उसको? तो इसका आंसर है प्रेरक की बजाय जैव उत्प्रेरक। ठीक है? जैव उत्प्रेरक वो वाले उत्प्रेरक जो हमारे जैव प्रक्रम में होते हैं। ठीक है? और जो जैव प्रक्रम में नहीं होते हैं वो उत्प्रेरक। क्लियर है? काम दोनों का एक ही है। क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन होने की दर को बढ़ा देने वाले पदार्थ उत्प्रेरक होते हैं। जो मैंने जो ये लाइन लिखी है समझ में आई क्या? यस सर। कि रासायनिक परिवर्तन पहले अगर 5 घंटे में हो रहा है तो अगर हमने उसके अंदर जैव उत्प्रेरक या उत्प्रेरक डाल दिया तो वो 5 मिनट में ही हो जाएगी या 10 मिनट में हो जाएगी। ठीक है? तो यानी कि टाइम है वो कम कर दिया। किसने? उत्प्रेरक ने। लेकिन उसने अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लिया। क्लियर है? अभिक्रिया से वो दूर ही रहा। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है पादपों में पोषण देंगे। क्लियर है? अब हम करते हैं स्वपोषी पोषण के अंदर हो गया ये। जहाँ पे भी स्वपोषी पोषण आ जाए, चाहे पादपों का नाम लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको यही लिखना है, क्योंकि स्वपोषी पोषण सिर्फ पादपों में ही होता है या फिर कुछ नीले हरे शैवाल, उनके अंदर ये पोषण होता है। ठीक है? शैवाल अगर आपने कहीं पे देखा हो, पानी कई दिनों से रुका हुआ है, उसके ऊपर हरा हरा सा आता है, काईसी बोलते हैं हम जिसको, वो नीले हरे शैवाल होते हैं।